Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are discussing about 11th science topic optics. Now, can you recall some things? कुछ बातें हम लोगों को याद आनी चाहिए, कुछ टर्म्स हम लोगों को रिकॉल करनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इस साल कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें ये टॉपिक्स आपके रिड्यूस्ड है. ओके, बट सम टर्म्स हम लोगों को कुछ याद होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिए. ओके, जो नेचर ऑफ लाइट था, वी आर वेल नोन अबाउट द लाइट नेचर, that is light is electromagnetic waves are there, and due to that one we have to consider about that ray optics and geometrical optics. Now remember, here it is, we use ray optics for understanding phenomenon like reflection, refraction, double refraction, total internal reflection, etc. ये जो टॉपिक्स है, ये फिनोमिनन्स है, ये रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हम लोग अच्छे तरह से समझ पाते. ओके, now next point है wave optics or physical optics. Now as initially I have told that light is nothing but the electromagnetic waves are there, and that's why the phenomena such as interference, diffraction, polarization, Doppler's effect, etc. can be easily explained with the help of electromagnetic waves. That is the light wave, light energy to be in the form of electromagnetic waves. यह डिटेल में हम लोगों को 12th में स्टडी करना है. इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड अदर टर्म्स आर देयर. ओके, तो वो होता है वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स से हम लोगों को मिला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे. तो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऐसे टर्म्स. ओके, अब उसके बाद हम लोगों को और एक टर्म याद रखनी है. ओके, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, यहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर हो गया, बट बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन्स सच एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton effect या emission of spectral lines. These effects cannot be explained with the help of a wave optics or ray optics. For that one we have to discuss about that is a quantum nature of light, and we have to consider about that is a quantum, that is a particle nature of light. Okay, that we have to study in 12th. तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों को डिटेल में 12th में मालूम होना करना है, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है रे ऑप्टिक्स, ये इस साल हम लोगों को स्टडी करना है. ठीक है ना. अब हम लोगों को जो 10th में था, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को मालूम है. क्या क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है? एज वी आर वेल नोन दैट इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन. ओके, वी आर वेल नोन अबाउट अनदर लॉ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हम लोगों को मालूम है, इसलिए दैट इज अ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जस्ट मैंने रिवाइज करवाया. ठीक है. नाउ another main phenomenon, that is refraction, and that is the laws of refraction that we are well known. Okay, तो जैसे laws of reflection में था, वैसे यहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हो, that is incident ray, refracted ray and normal lies in the same plane. Incident ray and refracted ray lies opposite to the normal, and at the same time another one law is there, that is Snell's law. Laws of refraction में Snell's law होता है. तो वो क्या था? That is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and that ratio is known as refractive index. Okay, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए. गॉट इट. और एक टर्म था जो हम लोगों को लेंस स्टडी करते समय जो 10th में था. ओके, दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. दैट मींस हाउ वी कैन एबल टू टेक दैट इज अ रीडिंग्स आर देयर, या डिस्टेंसेस है, कहां से हम लोग मेजर करते हैं, लेंस के लिए या मिरर के लिए. तो इसके लिए जो लॉ है, दैट इज अ साइन कन्वेंशन आर देयर. तो जस्ट रिवाइज करता हूं, क्या है?
ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस या पोल ऑफ द मिरर। सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हो, कहां पे रखते हैं हम लोग, दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड टू द लेंस या मिरर। ठीक है, तो डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट साइड दे आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर दे आर नेगेटिव, डिस्टेंसेस अबव द principal axis they are positive, distances below the principal axis they are negative. This is the Cartesian sign convention that already we are well known. तो ये जो सिलेबस है जो 10th में भी था और 11th में भी आप लोगों को था, बट इट इज रिड्यूस देयर। ओके, जस्ट आप लोग ओवरलुक आप लोग आपके बुक में से कर लेना, एग्जाम ओरिएंटेड से नहीं, एग्जाम के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको आगे जाके ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, इसलिए हम लोगों को ये स्टडी करना था। गॉट इट? Now, today we are going to discuss about reflection from a plane surface. That is a plane mirror या plane surface. यहां से reflection. ठीक है? Now, if the object is in front of a plane reflecting surface, the image is virtual. Remember here it is virtual and laterally inverted. It is of the same size as that of the object and at the same distance as that of the object, but on the other side of the reflecting surface. That is the first point that you have to remember there. तो ये first point है reflection from the plane surface के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है, इमेज कैसे होता है, इट इज अ वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। गॉट इट? इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट कहां पे होगा, सेम डिस्टेंस पे भी है, लेकिन दैट इज अदर साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, नाउ अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया है, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ स्टील वाटर बॉडी एंड लुक फॉर आवर इमेज फॉर्म बाय द वाटर, or if we are standing on a plane mirror and look for our image formed by the mirror, यदि हम लोग ये दोनों भी एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस वक्त इमेज कैसे जनरेट होगा, द इमेज इज लैटरली रिवर्स्ड। यहाँ पे पहले पोजीशन पे लैटरली इन्वर्टेड, मतलब हम लोगों को क्या था, यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब हम लोगों का जो लेफ्ट साइड है वो वहां पे राइट साइड में दिखता है, दैट इज इन्वर्टेड, राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखता है। Okay, that is laterally inverted. अब यहाँ पे क्या होगा, when we are standing on a plane mirror at that time laterally reversed, हम लोगों को नीचे इमेज दिखता है। ठीक है, laterally reversed of the same size and on the other side, नीचे के डायरेक्शन में हम लोगों को दिखता है, हम लोग उल्टा हम लोगों को दिखेंगे, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लैटरली रिवर्स्ड और लैटरली इन्वर्टेड, ये दोनों टर्म्स हम लोगों को अच्छे से याद रखनी है, वहां पे क्या चेंजेस होता है। ठीक है, अब देखो, now if an object is kept between two plane mirrors inclined at an angle theta like a kaleidoscope, number of images n are formed due to multiple reflections from both the mirrors. एक मिरर से इमेज दूसरे मिरर में जनरेट होती है, दूसरे मिरर से पहले मिरर में फिर से जनरेट होती है, तो ऐसे करके हम लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस दिखती है, लेकिन ये कितनी इमेजेस जनरेट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल थीटा। थीटा कितना है उसके हिसाब से हम लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस दिखती है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो ये कितनी इमेजेस दिखती है ये हम लोगों को अभी स्टडी करना है। अब देखो, नाउ exact number of images depends upon the angle between the mirrors and where exactly the object is kept. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है और इन दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, इसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट होती है ये दिखता है। ओके, उसके लिए हम लोगों के लिए एक फॉर्मूला भी है, देखो, कैलकुलेट n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो 360 डिग्री है, उसको थीटा एंगल से डिवाइड किया तो हम लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस मिलती है, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट होती है। ओके, नाउ लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ इमेजेस सीन। अभी ऐसे हम लोगों ने मान लिया कि n बी द नंबर ऑफ इमेजेस सीन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर। तो पहला एग्जांपल क्या है, देखो, इफ n is an even integer then capital N is equal to n minus 1। यदि हम लोगों का n का आंसर even आता है, okay, then the number of images are n minus 1 irrespective of where the object is।
तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये छोड़ के भी हम लोगों को इमेज जनरेट होगी। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो कितनी इमेजेस जनरेट होगी? n-1। मतलब यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय थीटा का आंसर इवन आता है, तो हम लोगों का नंबर आएगा n इज इक्वल टू n-1। ठीक है। सेकेंड, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, अब ऑड इंटीजर के लिए, एंड वहां पे ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर, यदि एंगल ऑब्जेक्ट कहां पे? एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर, देन आल्सो वी आर गेटिंग कैपिटल N इज इक्वल टू n-1। तो ये दोनों कंडीशन में हम लोगों को सेम इमेजेस दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है एग्जैक्टली ऑन एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पे वैसे कुछ भी कंडीशन नहीं है। पहले एग्जाम्पल के लिए या इवन इंटीजर के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है, लेकिन ऑड इंटीजर के लिए हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन है दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर, देन ओनली वी आर गेटिंग दिस नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन अब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो कितनी इमेजेस जनरेट होती है? अब देखो, इफ n इज एन ऑड इंटीजर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, देन कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n। यदि वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो हम लोगों को कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल l इतनी इमेजेस दिखती है। तो एंगल बाइसेक्टर पे है तो एक इमेज कम दिखेगी। ओके, दैट यू आर टू रिमेंबर देयर। और एक कंडीशन देखो, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, अभी इवन इंटीजर ऑड इंटीजर हम लोगों ने डिस्कस किया, बट हियर इट इज इफ n इज नॉट एन इंटीजर देयर, मतलब ये क्या होगा? ये फ्रैक्शन में आएगा। तो देन n इज इक्वल टू कैपिटल M, वेयर m इज नथिंग बट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। मतलब ये जो डिवाइड किया हम लोगों ने उसमें से हम लोगों का सिर्फ इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इंटीग्रल पार्ट ही उतने ही इमेजेस हम लोगों को दिखाई देगी। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, देखो एक टेबल यहाँ पे दिया है बुक में आप लोगों को, तो वही टेबल मैंने यहाँ पे ले लिया है। नाउ एंगल थीटा यहाँ पे अलग अलग एंगल दिए। अब देखो, पहले 120 एंगल होता तो n 360 डिवाइड बाय थीटा, थीटा के जगह पे 120 सब्स्टिट्यूट किया, 360 डिवाइड बाय 120, हम लोगों का आंसर 3 आता। नाउ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, वी आर गेटिंग 2 इमेजेस। तो हम लोगों को जो पहला कंडीशन है n इज इवन इंटीजर, क्या क्या मिला? सॉरी, ऑड इंटीजर है। ओके, n इज इक्वल टू 3 वैल्यू है ना, तो ये ऑड इंटीजर है एंड एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो n इज इक्वल टू n-1। तो 3 -1, 2 इमेजेस आर देयर। यदि ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, वही एंगल है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोगों को इमेजेस कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। ओके, n इज इक्वल टू कैपिटल N, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N, दोनों मैच होगा। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब n के जगह पे 110 होता तो यही फ्रैक्शन हम लोगों को 3.28 मिलता। ठीक है, तो यदि ऐसे फ्रैक्शन में हम लोगों का इंटीजर आता है तो हम लोगों ने क्या बोला था? देखो लास्ट कंसीडर ये तो ओनली इंटीग्रल पार्ट, मतलब ये आगे का ये 0.28 कुछ भी मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है वो कितना है? 3 है। दैट्स व्हाई एनीवेयर वी आर गेटिंग 3 इमेजेस आर देयर। ऐसे ही हम लोग हर जगह पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल 80 होता तो हम लोगों का 4.5 भी आता, ये 28 है या 5 है, तो उससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। हम लोगों का इमेज कितना है? ये 4, यहाँ पे 3 है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे का नंबर कुछ भी हो, ये हम लोगों को भूल जाना है। डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर जो भी है, ओके, वो हम लोगों का इमेज इंडिकेट करेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि 3 कंडीशंस, ये जो आप लोगों को 4 कंडीशंस बताइए, ये 4 कंडीशंस अच्छे से हम लोगों को याद रखनी है। दैट इज हाउ मेनी इमेजेस कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग दैट इज अ प्लेन मिरर। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक मैंने इमेज दिखाया, देखो हम लोगों ने पैरेलल, यदि 2 मिरर्स पैरेलल रखे हैं तो अब देखो कितनी इमेजेस जनरेट हो रही है? दैट इज इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस आर जनरेट। पैरेलल इसका मतलब क्या हुआ? 2 मिरर्स आर पैरेलल, इसका मतलब क्या? थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस दे आर नॉट इंक्लाइंड विद वन अनदर। थीटा इज इक्वल टू यदि 0 आता है तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 0, एनी क्वांटिटी अपॉन 0, दैट बिकम्स इन्फिनिटी। तो ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये इमेज यहाँ पे दिखाया। ओके, दैट मींस वी आर गेटिंग दैट इज इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस आर देयर। तो ये इन्फिनिटी इमेजेस हम लोगों को दिख रही है। गॉट इट? व्हेन इट इज व्हेन द 2 मिरर्स आर एग्जैक्टली पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ we'll discuss about the refraction.
थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस किए थे। ओके, जस्ट रिवाइज करो तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है? याद आया कुछ? व्हेन light travels from one medium to the another medium, it changes its path. Okay, that is called as a refraction. Is it correct? Now, as it changes its path, इसका मतलब क्या हुआ? Why it changes its path there? Light अपना path क्यों change करता है? Okay, तो दो मीडियम अलग अलग हम लोग बोल रहे हैं, तो दोनों मीडियम का एक टर्म कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर। ओके, तो वही हम लोगों को डिस्कस करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें से पहला पार्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है देखो अभी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन अ गिवन मीडियम। मतलब क्या हुआ, कोई भी मीडियम में लाइट वैक्यूम से पास होगा, मतलब फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, सेकंड मीडियम इज अ गिवन मीडियम इज देयर। इफ इट हैपेंस देन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और हम लोगों का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज रेशियो ऑफ C upon V there. N is equal to C upon V. N is nothing but the refractive index. C is velocity of light and V is velocity of light in that particular medium. C and V are respective speeds of light in vacuum and in the medium. Okay, तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, C is nothing but the speed of light in vacuum and this is speed of light in medium. Now, as we are well known that speed of light in vacuum is always greater. ओके, दैट्स व्हाई ये जो रेशियो आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, देखो, फॉर एनी मटेरियल मीडियम इंक्लूडिंग एयर एन इज ग्रेटर देन 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर हर बार 1 आएगा। व्हाई इट इज, दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। कोई भी कंडीशन में हम लोगों का डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा नहीं होने वाला है। ओके, दैट इज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम देन एनी मटेरियल मीडियम, दैट्स व्हाई एवरी टाइम वी आर गेटिंग एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम लोगों को याद क्या रखना है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू द मीडियम, उस टाइप को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो n इज इक्वल टू C अपॉन V, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। ओके, नाउ अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस जो पहला वैक्यूम मीडियम था उसके जगह पे अनदर अदर देन दैट ऑफ अ वैक्यूम मीडियम आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट v1 इन मीडियम 1 टू इट्स स्पीड v2 इन मीडियम 2। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Got it? V1 upon V2। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आने वाला है, लिखते हम लोग इसको ऐसे, एंड रीड कैसे करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, N12 हम लोगों ने ऐसे लिखा है, तो सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम लोगों को फॉर्मूला मिला N2 अपॉन N1 या V1 अपॉन V2। वेलोसिटी, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। Okay, sometimes in some books that is a refractive index is denoted by letter mu also. Okay, कुछ बुक में n के जगह पे mu notation symbol यूज किया है। Okay, we can able to use any medium is there। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, when light travels from one medium to the another medium there। Okay, उसी वजह से हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों को मालूम है। When we see from the outside the bottom of the water, body appears to be raised। हम लोगों को क्या लगता है, जैसे पानी के अंदर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर उठा है, ऊपर आया है, ऐसे हम लोगों को लगता है। ओके, व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी अपीयर्स टू बी रेज्ड, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। ओके, ये हम लोगों को सेम वी कैन एबल टू से दैट इज द, यदि हम लोग
प्लेन ग्लास स्लैब भी यूज करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन एबल टू ऑब्जर्व द सेम ऑब्जर्वेशंस आर देयर। ये सिर्फ वाटर बॉडीज के लिए नहीं है, ग्लास स्लैब के लिए भी हम लोगों को ऐसे ही ऑब्जर्वेशन मिलता है। ओके, एट दैट टाइम वी कैन एबल टू गेट दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। मतलब एक्चुअल डेप्थ कितना है और हम लोगों को कितना दिख रहा है, ये जो रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दैट कैन बी, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, दैट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अ स्नेल्स लॉ। ओके, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्नेल्स लॉ डिस्कस किया है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये टेक्स्ट बुक में आप लोगों को वेरीफाई करके दिया है, दैट इज n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। वी कैन एबल टू रिमेंबर अबाउट दिस टर्म्स। ये आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ओके, तो n इज इक्वल टू c अपॉन v व्हेन इट इज अ वैक्यूम देयर, व्हेन द टू मीडियम्स आर देयर, refractive index is equal to v1 upon v2, and when we are getting that the water bodies are there or glass slab, at that time there is a real depth and apparent depths are there. ठीक है? Now after the refraction we have to consider about the another one phenomenon, that is the total internal reflection. Actually this is the modified form of the refraction. रिफ्रैक्शन में ही ये एक मॉडिफाइड फॉर्म हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं। ओके, तो एक्चुअली वो होता क्या है वो देखो भी। नाउ लुक एट द डायग्राम देयर, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को एक डायग्राम दिया है। नाउ अब देखो, नाउ फिगर शोज refraction of light emerging from a denser medium into a rarer medium for various angle of incidence। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोग अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर इट इज, ये नीचे का जो पार्ट है ये बॉर्डर है, ठीक है। नाउ ये ऊपर हम लोगों का रेयर मीडियम है, यहाँ पे नीचे हम लोगों का डेंसर मीडियम है। Now, when light travels from denser medium to rarer medium, at that time, as we are well known that according to the laws of refraction, what happens? It bends away from the normal. इसलिए हर बार एवरी टाइम व्हाट हैपेंस हियर इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिखा है क्या, देखो एवरी टाइम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर। व्हाई इट इज, बिकॉज ये ऊपर का डेंसर मीडियम है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा, वही आप लोगों को यहाँ पे बताया। Okay, the angles of refraction in a rare medium are larger than the corresponding angles of incidence. Okay, that you have to remember. तो पहला फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो हम लोगों को यही इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एट दैट टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ा इंक्रीज किया। Now, as we goes on increasing the angle of incidence, angle of refraction also goes on increasing, and this ray, emergent ray, is bending towards this interface. ये बाउंड्री जो है इसकी तरफ ये मुड़ जाता है, ठीक है। Now, at a particular angle of incidence, that is IC, in the denser medium, the corresponding angle of refraction, the rear medium is 90 degree. Means ये जो third line दिया है देखो, ओके यहाँ पे दैट इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने इसको नाम दिए थे। ओके, दैट इज एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे ऑफ लाइट, इमर्जेंट रे जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इसी को हम लोगों ने ग्रेजिंग रे ऐसे नाम दिया है। ओके, एंड एट दैट टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ये दिखा है देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज 90 डिग्री देयर। कब होगा, दैट इज एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू IC। ओके, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता रहा है, अभी ये है 90 डिग्री तक पहुंचा, ठीक है। नाउ अगेन इफ वी सपोज फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन IC, अभी हम लोगों ने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी और इंक्रीज किया, क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा और इंक्रीज किया, देन व्हाट हैपेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज होना है। अभी ये तो पैरेलल टू द सरफेस गया था, अब ये और नीचे आने वाला है। ओके, तो ये नीचे आ गया, तो वही यहाँ पे बताया देखो, that is angle of incidence greater than IC, the angle of refraction becomes larger than 90 degree, and the ray does not enter into rare medium at all,
बट इट्स रिफ्लेक्टेड टोटली इनटू द डेंसर मीडियम। मतलब ये रे ऊपर जाना चाहिए था, ये कहाँ पे भी नहीं गया, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये लाइट फिर से इसी मीडियम में आ गया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसका नाम हम लोगों ने रखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द फिनोमेना दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। ये कब होता है ये याद रखो अच्छे से। इसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए, ये अच्छे से याद रखना है। क्या कंडीशन है? रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहला कंडीशन है। ओके, लाइट कहां से? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ओके, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। गॉट इट? ओके ना, अब देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आईसी इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल। इसी एंगल को दैट इज आईसी जो हम लोगों ने इंडिकेट किया, इसी को नाम क्या दिया था? क्रिटिकल एंगल। ओके, वही यहाँ पे मेंशन किया। अब क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या आएगा? देखो, critical angle for a pair of refracting media can be defined as that angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rare medium is 90 degree. ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री होगा, उस वक्त का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, या दैट इज एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये उसी को हम लोगों ने आईसी से डिनोट किया है। ठीक है, अब देखो, let mu be the relative refractive index of denser medium with respect to the rare medium. Okay, we can able to denote that by mu or n also. So applying Snell's law at critical angle of incidence there, angle of incidence IC, we can write. यदि हम लोग Snell's law यहाँ पे अप्लाई करते तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, there's a mu is equal to sin I upon sin IC. ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला मिला। गॉट इट? मींस हम लोगों को ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है, sin 90। तो अब देखो, sin 90 इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों को मिला sin IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ओके, ये हम लोगों को फॉर्मूला मिला। एंड दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो टॉर्टोइज है उसका इमेज यहाँ पे ऊपर भी हम लोगों को दिख रहा है, बिकॉज द इमेज इज टेकन फ्रॉम द डेप्थ। ये नीचे से हम लोगों ने इमेज ऊपर लिया है, तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, और ये जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एयर होगा। ऑलराइट, तो एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो लाइट, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये हम लोगों को टॉर्टोइज उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, दिस इज एन वेल नोन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं या लिख सकते हैं लेजर लाइट के, लेकिन यहाँ पे इमेज जो डे टू डे लाइफ का हम लोगों को एग्जांपल है, दैट इज इमेज, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो मेनली आप लोगों को याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, कब होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। उसमें से कुछ एप्लीकेशंस इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेन एक एप्लीकेशन हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक्स हम लोगों को स्टडी करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेगा। ओके, तो बहुत बार हम लोगों ने एयरटेल का फाइबर ऑप्टिक्स या रिलायंस का, जियो का फाइबर ऑप्टिक्स, हम लोगों ने ऐसे वर्ड सुने होंगे। ओके, तो उसके बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या है वो ही स्टडी करना है हम लोगों को पहले भी। ठीक है, तो अभी देखो ए डायग्राम नाउ, दैट इज फिगर 9.8 ए ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिया है और ये वर्किंग का डायग्राम दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है वो देखो अभी। Now, an optical fiber essentially consists of an extremely thin, slightly thicker than a human hair. Okay, that means यहाँ पे जो पोजीशन है वो देखना है। Now, it is consist of transparent, flexible core. तो ये जो अंदर का पोजीशन है ये यहाँ पे, that is nothing but the core, flexible, transparent core, optically denser than that of a cladding. तो यहाँ पे ये core है। Got it? Now this core is surrounded. अब यहाँ पे देखो flexible cover. Now flexible cover
कॉल्ड एज अ क्लैडिंग। तो ये जो कोर है इसको कवर करता है क्लैडिंग, ये फ्लेक्सिबल क्लैडिंग है। ठीक है, ये अंदर का कोर हुआ, उसके बाहर का जो व्हाइट पार्ट है, ये ब्लू पार्ट अंदर का सेक्शन सेंटर का डॉटेड, ये हो गया कोर। उसके बाहर का जो पार्ट है ये हो गया क्लैडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ये आप लोगों को इंडिकेट किया यहाँ पे, कोर सराउंडेड बाय ऑप्टिकल रेयर फ्लेक्सिबल कवर कॉल्ड एज अ क्लैडिंग। तो अब देखो, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम है ये, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल which are using there. Normally the core is of a refractive index 1.6 या 1.7, ठीक है, एंड द क्लैडिंग इज ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब ये 1.7 का लिया अंदर का और ये बाहर का 1.5 का है। ओके, आप लोग ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे वो वैल्यूज आप लोगों को ऐसे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, नाउ दिस सिस्टम इज कोटेड बाय अ बफर एंड अ जैकेट ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब ये जो व्हाइट है उसके बाहर का जो ब्लू है इसको हम लोग बोलते हैं बफर एंड जैकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर। तो बफर एंड जैकेट कंस्ट्रक्शन देयर, तो बाहर का जो कवरिंग है, ओके, तो इसको हम लोग बफर एंड अ जैकेट ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, द एंटायर थिकनेस ऑफ द फाइबर इज लेस देन हाफ अ मिलीमीटर। तो ये पूरा जो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा है, उसका साइज कितना है, इट इज लेस देन हाफ मिलीमीटर। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो ये कोर का साइज, उसके बाहर का क्लैडिंग और उसके बाहर का कोटिंग, ये सब मिलकर हाफ मिलीमीटर है। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस हियर, इट इज अ नंबर ऑफ सच फाइबर्स मे बी पैक्ड टुगेदर इन एन आउटर कवर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स एक साथ हम लोग आउटर कवर में रख सकते हैं। गॉट इट? तो ये आप लोगों को 9.8 जो है वो कंस्ट्रक्शन दिया था इसको। ठीक है, नाउ अब देखो, एन ऑप्टिकल सिग्नल दैट इज अ रे ऑफ लाइट entering the core suffers multiple total internal reflection. Means we are initially, what happens, that optical signal is allowed to incident on the core in such a way that the angle of incidence is greater than the critical angle for this core. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों को क्रिटिकल एंगल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट वैल्यू ऑफ दैट क्रिटिकल एंगल जैसे हम लोगों को पता चला, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने एडजस्ट किया, तो क्या होता है देखो, एन ऑप्टिकल सिग्नल इंटरिंग द कोर सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आप लोगों को यहाँ पे दिखा है, ये ऑप्टिकल सिग्नल है, ये हम लोग अलग अलग एंगल से हम लोग इंसिडेंट करते हैं, और एक बार ये रिफ्लेक्ट हो गया या एक बार यहाँ पे इंसिडेंट हो गया तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स ले सकता है, सेवरल टाइम्स। Okay, and emergence after several kilometers with extremely low loss of traveling with the highest possible speed in that material. ठीक है, मतलब ये सिग्नल जो था ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कुछ किलोमीटर तक एंड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये पॉसिबल है, और विद अ वेरी हाई स्पीड, नियर अबाउट कितना दिया देखो, नियर अबाउट 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, मींस ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, दैट इज फॉर द ग्लास ऑप्टिकल फाइबर इज देयर। ठीक है, तो इतनी ज्यादा स्पीड से हम लोग ये सिग्नल सेंड कर सकते हैं। नाउ अब देखो, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर लिस्टेड बिलो। मींस ये जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इसके कुछ एडवांटेजेस है। ठीक है, ये ग्लास का ऐसे बना है इसकी वजह से। अब देखो, फर्स्ट वन, दैट इज अ ब्रॉड बैंडविड्थ, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी रेंज इज वेरी हाई। ओके, फॉर टीवी सिग्नल्स अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी ओवर 90,000 चैनल्स इंडिपेंडेंट सिग्नल्स। मतलब एक एक जो है ऑप्टिकल फाइबर एक साथ हम लोगों को कितने 90,000 चैनल एक साथ कैरी कर सकता है। ओके, दैट मींस ये फ्रीक्वेंसी रेंज या ब्रॉडबैंड विड्थ हम लोगों को अच्छी मिलती है, ज्यादा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इम्यून टू ईएम इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरफेरेंस जो होता है ये यहाँ पे नहीं होता है। ओके, दैट मींस बीइंग इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव
मीन्स ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू पिक अप नियर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। मतलब आजू बाजू के कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की वजह से वहां पे कुछ भी इंटरफेरेंस का चांस नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट इज अ क्लियर एंड शार्प सिग्नल्स आर देयर। ओके, नाउ लो एटेन्यूएशन लॉस मीन्स वहां पे कुछ भी द लॉस इज लोअर देन 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर। मीन्स जो ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल का लॉस कितना है? 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर, so that a single long cable can be used for several kilometers। मतलब इसी की वजह से एक ही वायर हम लोग केबल कितने भी किलोमीटर्स के लिए हम लोग एक यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नो लॉस, या इट इज निग्लिजिबल लॉस आप लोग बोल सकते हो। 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद इतना लॉस हो रहा है। मींस एक्चुअली बाकी के जगह पे, बाकी सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को जगह जगह पे एम्पलीफायर्स बिठाने पड़ते हैं, ओके, जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ एम्पलीफाई करता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में हम लोगों का लॉस कम से कम होता है। दैट्स व्हाई एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज दैट इज सच एम्पलीफायर्स आर देयर। ओके, दैट इज सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। गॉट इट? नाउ next one, that is electrical insulator is there। okay, no issue with the ground loops of metal wires or lightning there। मीन्स ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, जैसे मैंने बोला कि ग्लास स्ट्रैंड्स का बना है, इसी वजह से क्या होता है, कहां पे भी मेटल वायर्स नहीं है और मेटल वायर की वजह से वहां पे कुछ भी इशू नहीं आता है, या लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है, वहां पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, नॉर्मली हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि बिजली गिरने की वजह से इलेक्ट्रिकल पोल्स खराब होते, ये तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी इशू नहीं आएगा। ओके, that's because these optical fibers are electrical insulators are there। ठीक है, now next one, that is a theft prevention। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो चोरी का टेंशन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, इट डज नॉट यूज कॉपर और अदर एक्सपेंसिव मटेरियल्स। तो नॉर्मली हम लोगों का सिग्नल कैरी करने के लिए उसमें क्या है, हम लोग कॉपर यूज करते हैं, तो कॉपर एक्सपेंसिव है तो कॉपर की चोरी होती है। ओके, उनको वायर की चोरी नहीं करनी है, कॉपर की चोरी करनी होती है। तो यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं है। ओके, एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज दिस ऑप्टिकल फाइबर्स आर थेफ्ट प्रिवेंटेड। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉर्मली हम लोगों का क्या है, देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द जनरल transportation, that general communication systems are there। okay, leakage of information, but here it is security of information means internal damage is mostly unlikely। मीन्स वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंटरनल डैमेज की वजह से कुछ भी सिग्नल का स्ट्रेंथ लीकेज हो पाए। ओके, तो ये जो कुछ टर्म्स थी ये हम लोगों को याद रखनी है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस है। व्हाट इट, बिफोर discussing about the terms and other things, please subscribe my channel। आज का जो पार्ट है वो अच्छी तरह से रीड करना है आपको टेक्स्ट बुक में से और अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू।